हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस से मैं तेजकन शर्मा मेरे सभी प्यारे मित्रों का स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और जो आपको बेसब्री से इंतज़ार था। और आज का हमारा न्यू सीरीज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। ओके, आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि आप सिलेबस के बारे में ही अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट जो अपना वीडियो आएगा उसको हम नियमित रूप से लगातार हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करते जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहिए। ओके, आज हम देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम पूरे की पूरी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं उसको हम सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बताने वाले हैं। तो मेरे साथ आप बने रहिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के बारे में। देखिए यह आगे देखिए मेरा नाम तेजकन शर्मा है, आपको पता है। और मेरे ये जो दो मोबाइल नंबर है, यानी कि जो व्हाट्सएप नंबर है, दोनों है। एक तो BSNL का के नंबर है और एक जियो के नंबर है। तो जो ऊपर वाले हैं 9784011778, ये तो आप मेरे जो BSNL के हैं। और 9001177755 ये जियो के हैं। तो प्लीज़ आप मेरे से व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हो। ओके, तो देखिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करेंगे। तो ये जो मैंने ये जो नंबर लिखे हैं ये क्या है, ये प्लीज़ ये जो पेज नंबर है, ठीक है। तो इसको आप इस पर फोकस ना करें, ठीक है। ये तो बात की बात है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हम बात करने वाले हैं सबसे पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का मतलब हो गया कि जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करें, कॉन्स्टिट्यूशन का जो अस्तित्व में आया उससे पहले हमने कौन कौन से एक्ट बनाए हैं और कौन कौन से जो वर्क किए हैं उनसे हमने गुजरे हैं, उन सभी के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। फिर हमारा जो सेकंड टॉपिक, इसमें अपन देखिए क्या क्या पढ़ेंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी कि कंपनी का जो शासन है, यानी कि 1773 से 1858 के मध्य जो कंपनी का शासन है उसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 का, उसको इसकी स्टडी करेंगे। फिर जो पिट्स इंडिया एक्ट था, यानी पिट्स कौन थे, जो प्रधानमंत्री थे कहाँ के, ब्रिटेन के। तो उन्होंने उनके द्वारा एक एक्ट बनाया था 1784 को, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं 1833 का चार्टर एक्ट, फिर 1853 का चार्टर एक्ट, फिर 1858 का भारत शासन अधिनियम, और फिर 1861 का भारत शासन एक्ट, और 1892 का भारत परिषद एक्ट, और 1919 का एक्ट, यानी कि इस एक्ट को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर इसके बाद में 1919 का क्या होता है, मांटे चेम्सफोर्ड अधिनियम, यानी कि 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसके पश्चात में क्या होगा, भारत में साइमन कमीशन आएगा, और साइमन कमीशन के पश्चात होता है कि सांप्रदायिक अवार्ड, यानी कि मैकडॉगल अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, इसकी बात करिए। फिर हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 का। ये था आपका बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में अपन को बहुत अध्ययन से पढ़ना, बहुत डिटेल से अपन को पढ़ना है। फिर इसी के पता है आपको समथिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल, यानी कि 200 आर्टिकल, यानी कि बहुत ज़्यादा आर्टिकल इसी एक्ट के द्वारा लिए गए हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई, क्योंकि इसमें अपन पूरा का पूरा जो एक्ट है अधिनियम उसको कवर करने वाले हैं। और ये जो मॉडर्न इंडिया, यानी कि आधुनिक भारत में भी आप इस चीज़ को पढ़ने वाले हो। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और बहुत डिटेल से आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात हम बात करेंगे अब जो संविधान बनेगी, संविधान बनाने में कौन सी सभा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, यानी कि संविधान सभा भारत का निर्माण करेगी। इसमें हम पढ़ने वाले हैं जो मेजोरिटी है, यानी कि जो मेजोरिटी टाइप्स करेंगे, यानी कि मेजोरिटी ऑफ टाइप्स। ओके, यानी कि बहुमत का जो प्रकार हम पढ़ेंगे, प्रस्तावना प्रियम्बल को पढ़ेंगे। ठीक है, उद्देशिका को पढ़ेंगे, समाजवाद को पढ़ेंगे, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र, और एक मिनट, ये क्या है, एक मिनट,
गणराज्य। ओके, ये क्या है? गणराज्य। तो गणराज्य को हम पढ़ने वाले हैं। ओके, ये गणराज्य को पढ़ेंगे। फिर इसके पश्चात हम बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। जैसे ही क्या होता है कि भारत स्वतंत्र हो जाएगा और जो संविधान सभा अस्तित्व में आ जाएगी, भारत का संविधान लागू हो जाएगा, तो उस वक्त हम बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ओके, इसके पश्चात हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार में सभी जो 6 मौलिक अधिकार हैं, इनके बारे में विद आर्टिकल सहित पढ़ेंगे। जैसे समानता का अधिकार है, यानी कि समानता का अधिकार 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 19 से 22। फिर बाद में शोषण के विरुद्ध है, यानी कि 24 से 25। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25, 26, 27। और ऐसे कहने का मतलब है सारे के सारे आर्टिकल हम पढ़ेंगे। जैसे शैक्षणिक और संस्कृति का अधिकार है 28, 29 और 30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आर्टिकल 32। इनके बारे में सारी की डिटेल अपन पढ़ने वाले हैं। ओके, इसके पश्चात अगला हमारा टॉपिक रहेगा डीपीएसपी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक चलेंगे। उन सभी के बारे में बहुत डिटेल से हम बात करने वाले हैं। इसके पश्चात एक मौलिक कर्तव्य रहेगा जो अलग से जोड़ा जाएगा। मौलिक कर्तव्य यानी कि 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन एक 11 मौलिक कर्तव्य यानी कि शिक्षा का अधिकार भी इसमें जोड़ा गया है। इसको हम पढ़ेंगे। फिर अगला हमारा टॉपिक रहेगा द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, जो आपातकालीन जो शक्तियां हैं, यानी कि जो 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल के बारे में अपन पढ़ेंगे। फिर उपराष्ट्रपति की बात करेंगे। फिर हमारे जो भारत के पीएम प्राइम मिनिस्टर के बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं। फिर हम अगली बात अगर करेंगे, यानी कि केंद्रीय विधान मंडल, यानी कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर जो लोअर हाउस अपर हाउस है, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। और पार्लियामेंट के जितने भी पदाधिकारी हैं, जैसे लोकसभा अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, स्पीकर वगैरह है, राज्यसभा का उपाध्यक्ष, इन सभी के बारे में डिटेल से अपन अध्ययन करने वाले हैं। तो प्लीज़ डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है। और अगर आ रही है तो प्लीज़ आप इसके बारे में आपका क्या व्यू है, यानी कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेरे साथ आप स्टडी करेंगे या नहीं करेंगे, तो प्लीज़ आप अपने जो कमेंट सेशन मेरे को बताइएगा, तब फिर मैं आगे स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके, ठीक है, प्लीज़ नाराज़ मत होइएगा, आप बताइएगा, ठीक है। मेरे को पता है कि पॉजिटिव ही इसका आंसर आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं संसद के जो सत्र होते हैं, कितने सत्र होते हैं। जैसे ग्रीष्मकालीन है, काफ़ी सत्र होते हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे। फिर हम विधेयकों के प्रकार करेंगे, जैसे साधारण विधेयक है, विशेष बहुमत, इनके बाद विधेयक यानी कि वित्तीय विधेयक है, इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि धन विधेयक, इनके बारे में। ओके, फिर हम संसद के में लिए जाने वाले जो प्रस्ताव हैं, उन प्रस्तावों की बात करेंगे। इसके पश्चात हम बात करेंगे विभिन्न प्रकार की जो विधियां हैं, उसके बारे में बात करेंगे। संसद के यानी कि पार्लियामेंट की जो वर्क और पावर है, उनके बारे में। और संसद के द्वारा जो समितियां बनाई गई, उनके बारे में बहुत डिटेल से हम बात करने वाले हैं। इसके पश्चात भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक, यानी कि 148 से प्रारंभ होता है, 151 या 152 समथिंग, ये नियंत्रण महालेखा परीक्षक है। उसके बारे में बहुत डिटेल से बात करेंगे। भारत का महान्यायवादी अपन पढ़ेंगे। फिर राज्य की कार्यपालिका, यानी कि राज्यपाल, यानी कि जो गवर्नर है, गवर्नर जो बॉडी है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। राज्य संबंधी जो विधान परिषद है, उसके बारे में। और हमारे जो सीएम है, यानी कि जो मुख्यमंत्री है, उसके बारे में अध्ययन से करने वाले हैं। ओके, अगला ये राज्य संबंधित टॉपिक आ जाएगा। फिर राज्य का महाधिवक्ता करेंगे, इसको बारे में, टॉपिक के बारे में। फिर केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि यूटी, यूनियन टेरिटरी की बात अपन करें। फिर हम भारत का वित्त आयोग पढ़ेंगे। फिर अगला टॉपिक हमारा रहेगा केंद्र राज्य संबंध। ओके, यानी कि जो केंद्र और राज्य के बीच में जो रिलेशनशिप है, उसके बारे में अध्ययन करने में। ओके, फिर राष्ट्रीय विकास परिषद और नीति आयोग, यानी कि जो नीति आयोग का, यानी कि पहले योजना आयोग था, उसको नीति आयोग बना दिया गया था, और उसके बारे में बहुत डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। इसके पश्चात यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो मामले हैं, यानी कि जैसे नदी जल विवाद, उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात हम देखेंगे कि जो राज्य का जो निर्वाचन आयोग है, ठीक है, उस निर्वाचन आयोग के बारे में बहुत डिटेल से अध्ययन करेंगे। फिर न्यायिक व्यवस्था है। न्यायिक व्यवस्था में आपको पता है कि जो जैसे सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सर्वोच्च न्यायालय में बात करेंगे न्यायालय की अवमानना,
न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियतावाद और जनहित याचिका के बाद। बहुत इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड, ये मैं आपको बहुत ही मज़ेदार तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहिएगा। ओके, अगली बात करेंगे, भारत का निर्वाचन आयोग पढ़ेंगे। इसमें हम निर्वाचन आयोग में परिसीमन आयोग है, आदर्श चुनाव आचार संहिता के बारे में पढ़ेंगे, जो आचार संहिता लगती है चुनाव के वक्त, उसके बारे में अपन देखेंगे। और फिर अगला हमारा टॉपिक रहेगा यानी कि हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, फिर कुल उच्च न्यायालय कितने हैं, और फिर लास्ट में हम सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्रीय अधिकार बात करते हुए, और इसके अलावा जो भी टॉपिक रह गए हैं यानी कि पंचायत राज से संबंधित, उनको सभी को हम कवर करने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप मेरे साथ बने रहिए और अपना जो टीके स्टडी क्लासेस है उसको, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन प्रेस करने से जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ कमेंट सेशन में मेरे को बताइएगा कि मैं पॉलिटी स्टार्ट करूं या नहीं करूं, क्योंकि मेरे को विश्वास है, मेरे को बिलीव है कि मेरे प्यारे मित्र पॉजिटिव ही इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो कल हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे साथ बने, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।